नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। आपका स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम बात अपने देश की। इस प्रोग्राम के माध्यम से तमाम ऐसे मुद्दों को उठाते हैं जिनका सीधा सरोकार आम जनता से है, चाहे राजनीतिक हो, चाहे धार्मिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे आर्थिक हो और चाहे लोकतांत्रिक हो। सभी विषयों को उठाना जरूरी है और सभी का बात करना भी यहाँ जरूरी है। इसी समय समय पर हम कोसे ऐसे भी लोकतांत्रिक मुद्दों को उठाते हैं जिसकी जानकारी होना भी बहुत जरूरी है। अभी हम लगातार देख रहे हैं कि मणिपुर हिंसा को लेकर विपक्ष सरकार के खिलाफ हल्ला बोल करता नजर आ रहा है। स्पेशल 26 की टीम में से तमाम सांसद वहां भी गए भी थे, प्रतिनिधि वहां पर गए थे और वहां पर बताया के आए कि क्या स्थिति वहां पर है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, सुप्रीम कोर्ट स्वयं मणिपुर की हिंसा पर सौ मोटो के माध्यम से सरकार को चेतावनी दे चुका है कि अगर आप कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त नहीं है तो यह कार्रवाई करने के लिए हम तैयार हैं। उसके बाद लगातार वहां पर कार्रवाई का दौर जारी रहा। 6,251 वहां एफआईआर हुई, पर सुप्रीम कोर्ट तब भी नाराज है क्योंकि यहां पर जो एफआईआर है वहां तो एफआईआर हजारों में हुई है, पर गिरफ्तारियां हैं वो महज 251 252 के लगभग। तो इतनी कम गिरफ्तारियां क्यों हुई? जब इतनी एफआईआर है, इतने लोगों को, दोषियों का नाम वहां पर लिया गया है, तो इतनी कम गिरफ्तारी क्यों? खैर, यह बात सुप्रीम कोर्ट की नहीं, पर चूंकि यहां विपक्ष हल्ला बोल कर रहा है, इसी उस विषय पर चर्चा करना बहुत जरूरी है। और विपक्ष इसको लेकर लगातार कह रहा है कि प्रधानमंत्री इस पूरे विषय पर अपना बयान दें। विपक्ष कह रहा है कि प्रधानमंत्री को इस मुद्दे पर बोलना चाहिए और प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। और प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है कि मणिपुर हिंसा पर अपनी राय दें, अपनी जवाबदेही तय करें, अपनी जिम्मेदारी बताएं। क्योंकि अगर मणिपुर की बात करें तो वहां पर बीजेपी की साझा सरकार है और एन बीरेन सिंह मुख्यमंत्री हैं। वो एन बीरेन सिंह जो लगातार समय चर्चा बने हुए हैं, क्योंकि जब एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाया गया था, उसके बाद एन बीरेन सिंह से बात की गई तो उन्होंने कहा कि ऐसे तमाम वीडियो और जाने कितने हैं। उसके बाद स्थिति यहां पर और खराब। उसके बाद से विपक्ष लगातार सरकार को घेरने का प्रयास करता रहा और इसके लिए विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ गया, और जिसके तहत यहां पर सरकार को आना पड़ेगा और 267 के तहत यहां पर प्रधानमंत्री को जवाबदेही भी तय करनी पड़ेगी। अगर हम बात करें अविश्वास प्रस्ताव की तो इसका इतिहास पुराना है। संविधान के अनुच्छेद 75 के तहत, धारा 3 के तहत अविश्वास प्रस्ताव ला सकती है और विपक्ष अगर ये अंदाज लगाता है कि सरकार अल्पमत में है या सरकार बहुमत में नहीं है तो विपक्ष यहां पर अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है। और कांग्रेस की तरफ से यहां पर अविश्वास प्रस्ताव कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई लेकर आए हैं और अविश्वास प्रस्ताव पर लगातार चर्चाओं का दौर जारी रहा और स्थगित लगातार सदन की कार्रवाई होती रही। मानसून सत्र वर्तमान में चल रहा है देश की संसद में, तो वहां पर जब लगातार स्थगन होता रहा तो सरकार भी यहां पर अब जवाब देने की तैयारी कर चुकी है। और यह कहा जा रहा है कि 7 और 8 अगस्त पर यहां पर अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा भी होगी और उसके साथ साथ आने वाले समय में फिर यहां पर प्रधानमंत्री अपनी यहां पर जिम्मेदारी तय करेंगे और बताएंगे कि स्थिति क्या होने वाली है। क्योंकि यहां पर अगर हम केवल चर्चा की बात करते हैं कि चर्चा का अहम मुद्दा क्या है, तो अहम मुद्दा यहां पर यही है कि अविश्वास प्रस्ताव को लेकर यह विपक्ष सरकार पर हमला बोल करने जा रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि इस अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से विपक्ष को जहां एक तरफ संजीवनी मिलने की बात कही जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि अब क्या कुछ हम यहां बताएंगे वो भी आप सुनिएगा। क्योंकि यहां पर अगर हम बात करें कि चर्चा किस तरह करनी है, क्योंकि यहां पर अगर हम बात करें तो 8 और 9 तारीख को दो बार, 8 तारीख को प्रश्नकाल के बाद इस पर चर्चा होगी, उसके बाद 9 तारीख को चर्चा होगी और 10 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अविश्वास प्रस्ताव का जवाब भी देंगे। और शायद मणिपुर मुर्सा पर भी जो हिंसा पर लगातार विपक्ष हल्ला बोल कर रहा है उस पर भी यहां पर सरकार का जवाबदेही यहां पर तय करते नजर आएगी। हालांकि प्रधानमंत्री ने इससे पहले भी बयान दिया था मीडिया को, पर वो बयान इतना छोटा था जिसको लेकर विपक्ष लगातार हल्ला बोल करता रहा और कहता रहा कि प्रधानमंत्री के जो दर्द है केवल दिखावे का है और इनको जवाबदेही यहां तय करनी चाहिए कि यहां गलती किसकी है। अब मणिपुर हिंसा पर लगातार चूंकि जिस तरह से विपक्ष को मुद्दा मिल गया है, विपक्ष लगातार इसको लेकर हल्ला बोल कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये अविश्वास प्रस्ताव भी इस समय चर्चा में आ चुका है। अगर हम बात करें अविश्वास प्रस्ताव के दौर बहुत पुराना है, 1963, और सबसे महत्वपूर्ण बात, सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ आया था
और स्थिति अविश्वास प्रस्ताव की इतनी अजीब है, इतनी संदेह है और इतनी खतरनाक है कि उसकी भयावहता आप समझ सकते हैं कि 1979 में मोरारजी देसाई सरकार अविश्वास प्रस्ताव के दौरान गिर गई थी। कांग्रेस के बी चौहान द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था और मोरारजी देसाई को वहां इस्तीफा देना पड़ा था। स्थिति में आपको बता रहा हूं कि सरकार गिर भी चुकी है और यहां तक कि पीवी नरसिम्हा राव भी बहुत किनारे आकर अविश्वास प्रस्ताव के दौरान बच चुके हैं। अगर हम बात करें सबसे ज्यादा अविश्वास प्रस्ताव की बात, तो सबसे ज्यादा इंदिरा सरकार के खिलाफ लगभग 15 बार अविश्वास प्रस्ताव आ चुका है। और अगर हम बात करें स्वतंत्रता के बाद की अब तक, तो लगभग इस बार के अविश्वास प्रस्ताव को मिलाकर 28 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया जा चुका है। अब अविश्वास प्रस्ताव जो लाया जाता है तो सरकार को संसद में अपना बहुमत सिद्ध करना होता है। हालांकि बहुमत सिद्ध करना सरकार के लिए टेढ़ी खीर नहीं है। इससे पहले भी मोदी सरकार के खिलाफ 2018 में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। तो वहीं दूसरी तरफ जहां पर पक्ष में सरकार के पक्ष में 325 वोट गिरे थे, तो वहीं विपक्ष में 142 वोट गिरे थे। सरकार वहां पर बड़े आराम से अपना बहुमत सिद्ध कर ली थी। पर इस बार दूसरा यहां पर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। तो यहां पर विपक्ष स्वयं बोल चुका है कि अविश्वास प्रस्ताव के दौरान हम जानते हैं कि सरकार को कोई यहां पर नुकसान नहीं है। सरकार बहुत आराम से अपना बहुमत सिद्ध कर लेगी, क्योंकि बीजेपी के पास खुद की 301 सीटें हैं। अगर गठबंधन को नहीं भी जोड़ते हैं तब भी 301 सीटें बीजेपी खुद की है, जबकि जादुई आंकड़ा केवल 272 सीटें हैं जो बीजेपी आराम से हासिल कर सकती है। पर विपक्ष खुद बोल रहा है कि हमें अच्छी तरह मालूम है कि यहां पर अविश्वास प्रस्ताव पर बीजेपी को कुछ नहीं होना है, पर चूंकि यहां पर हम सरकार से बयान चाहते हैं और अविश्वास प्रस्ताव जब होगा तो यहां पर प्रधानमंत्री को आना पड़ेगा, और प्रधानमंत्री जब आएंगे तो प्रधानमंत्री से मणिपुर हिंसा पर जवाबदेही तय की जाएगी, उनसे सवाल पूछा जाएगा और तब विपक्ष सवाल पूछने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा होगा। और अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से यहां पर घेरने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। हालांकि अविश्वास प्रस्ताव में होना कितना घातक होता है ये हम आपको बता चुके हैं कि 3 बार सरकारें गिर चुकी है, और यहां तक कि 1979 में मोरारजी देसाई को पहले ही इस्तीफा देना पड़ा था। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि एक बार पीवी नरसिम्हा राव सरकार भी अविश्वास प्रस्ताव के दौरान बच चुकी है, और यहां तक कि इंदिरा गांधी के खिलाफ सबसे ज्यादा 15 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। जब विश्वास प्रस्ताव लाया जाता है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर विपक्ष को संजीवनी मिलती है। पर विपक्ष को संजीवनी जब मिलेगी जब विपक्ष को पता होगा कि यहाँ पर उनके पास सीटें हैं और वो सरकार को गिरा सकते हैं। पर यहाँ पर विपक्ष के पास ना सीटें हैं ना बहुमत है, पर उसके बावजूद विपक्ष यहाँ पर विश्वास प्रस्ताव लाकर केवल खाना पूर्ति नहीं बल्कि उद्देश्य पूर्ति करता नजर आ रहा है, कि विपक्ष स्वयं बोल चुका है कि इसको लेकर हम तैयारी कर रहे हैं। केवल यहाँ पर प्रधानमंत्री का मणिपुर हिंसा पर बयान चाहिए। क्या बोलेंगे? सबसे महत्वपूर्ण बात, हमारा देश का लोकतंत्र विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। उस लोकतंत्र में अगर कोई चीज खराब होती है या कोई चीज अच्छी होती है तो दोनों की यहाँ तुलना करना बहुत आवश्यक है। मणिपुर हिंसा जिस तरह हो रही है और सरकार वहां पर नाकाम हुई है, तो यहाँ पर जवाबदेही जनता देख चुकी है। यहाँ पर अविश्वास प्रस्ताव लाने की आवश्यकता नहीं थी। जनता है, सब जानती है, उसको सब पता है अंदर क्या है बाहर क्या है, वो सब पहचानती है। पर यहाँ पर अगर चूंकि विपक्ष भी अपने आप को दिखाना चाहता है जनता के बीच में कि देखिए हम आपके लिए कितना संघर्ष कर रहे हैं, और मणिपुर हिंसा वाला मामला अभी हाल में जिस तरह से लगातार ज्वलंत होता चला आ रहा है, वो विपक्ष को एक हाथों हाथ एक ऐसा मुद्दा बन गया जिसको लेकर लगातार विपक्ष सरकार पर हमलावर है। और होना भी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर INDIA का गठबंधन भी हो चुका है और INDA यहाँ पर अपनी कवायद करने में जुट गई है, क्योंकि चुनाव यहाँ पर 2024 का है। और जब आम चुनाव में सत्ता के सबसे ऊपर कुर्सी पर पहुंचने की संभावना बन रहती है तो वहां पर उत्साह बनता है, और शायद ये उत्साह लगता है विपक्ष को नाश आ रहा है। अब विपक्ष यहाँ पर कितना क्या कुछ करेगा, कितना कुछ आगे बढ़ेगा, और अविश्वास प्रस्ताव पे कितनी सारी चीजें होंगी सामने आएंगी, ये आगामी 8, 9 और 10 अगस्त को स्पष्ट हो जाएगा। पर जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार अविश्वास प्रस्ताव पर ये चर्चाएं चल रही हैं, कहीं ना कहीं इसको भी एक लेकर एक विचार भी मन में आता है कि जब हम संसद की कार्रवाई को स्थगित करते हैं, वो संसद जहां पर प्रति घंटे का लाखों रुपए खर्च होता है जब कार्रवाई होती है, और अगर हमको वास्तव में अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से कुछ चीजें करनी है तो पता होना चाहिए कि इसकी गाइडलाइंस क्या है, इसकी जिम्मेदारियां क्या है। जब आप स्वयं जानते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से यहाँ पर कुछ होना नहीं है, सरकार आराम से अपना बहुमत सिद्ध कर लेगी, तो अविश्वास प्रस्ताव को लाने की जरूरत क्या थी। पर चूंकि यहाँ पर पहले भी लाया गया है और कई बार इस पर सरकारें भी गिनी, तो शायद वही उत्साह यहाँ देखने वाली बात रहेगी। पर यहाँ पर उत्साह से काम नहीं चलता है बल्कि आंकड़ों से काम चलता है, और आंकड़े स्पष्ट करते हैं कि यहाँ पर बीजेपी सरकार
अपने आप को बेहतर तरीके से सामने रखकर अपना बहुमत सिद्ध कर देगी, क्योंकि 301 सीटें उसकी खुद के उसके पास है। अगर बात करें एनडीए की कुनबे की सीटों की, तो लगभग 333 सीटें यहाँ पर हैं। और अगर विपक्ष की बात करें तो वहाँ पर 142 सीटें हैं। और केसीआर की 10 सीटें जोड़ लेते हैं तो लगभग 152 सीटें हो जाती है। पर यहाँ पर सरकार गिराने के लिए आपको सरकार से बड़ा बहुमत दिखाना पड़ेगा, जो फिलहाल विपक्ष के पास नहीं है। INDIA में स्पेशल 26 जरूर जुड़ गए हैं, पर शायद एनडीए के स्पेशल 38 के खिलाफ उनके पास उतना नहीं है जितना वो सरकार गिराने के लिए चाहते हैं। अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से केवल यहाँ पर मतदान नहीं होता है, बल्कि व्यवस्थाओं का एक कंट्रोल भी होता है कि हम देखेंगे कि कौन हमारे कितने साथ है। और शायद यहाँ पर रिहर्सल भी एक विपक्ष करने जा रहा है कि अविश्वास प्रस्ताव पर उनके जो साथी है, जो लगातार बैठकों में सम्मिलित हो रहे हैं, जो लगातार बैठकों के माध्यम से सरकार को घेरते चले आ रहे हैं, वो कितने उनके साथ है। क्योंकि कई बार हमने देखा है, जब चुनाव होते हैं, राष्ट्रपति चुनाव भी हमने देखा है, उपराष्ट्रपति चुनाव भी हमने देखा है, तो तमाम ऐसे दल होते हैं जो समय अनुसार यहाँ पर बदल जाते हैं और चीज़ों के माध्यम से यहाँ चीज़ें खराब करते हैं। पर सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह भी है कि आने वाले समय में किस तरह यहाँ पर चीज़ें बेहतर होंगी और किस तरह यहाँ पर आने वाले समय में काम होगा, ये भी महत्वपूर्ण चर्चा विषय है। क्योंकि यहाँ पर केवल सीटें जीतना ही महत्वपूर्ण नहीं होता है, बल्कि यहाँ पर यह भी सोच महत्वपूर्ण है कि आप सरकार को घेरने का प्रयास तो कर रहे हैं, पर शायद संसद की जगह अगर रोड पर करते तो शायद बेहतर विकल्प यहाँ सामने आता। हम लगातार देख रहे हैं कि विपक्ष तमाम मुद्दों पर सत्याग्रह करता। अगर कांग्रेस की बात करें, राहुल गांधी की सजा को लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार सत्याग्रह करती नजर आ रही थी, रोड पर उतरती नजर आ रही थी। पर शायद ऐसे रोड पर उतरने का काम उनको आने वाले समय में मणिपुर हिंसा पर सरकार के खिलाफ करना चाहिए था। पर यहाँ पर केवल संसद का समय खराब कर कर लगातार स्थगित कराकर अगर विश्वास प्रस्ताव आप लेकर आए हैं तो काबिल तारीफ है, पर यहाँ पर होना कुछ बेहतर तो नहीं होगा। पर चूंकि यहाँ पर जवाबदेही प्रधानमंत्री की है, तो जवाबदेही कौन कितनी ले पाएगा, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्योंकि यहाँ पर सभी चाहते हैं कि यहाँ पर सभी को बोलने का मौका मिले, और उस बोलने के मौके के दौरान विपक्ष की यही प्रयास रहेगा कि अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से यहाँ पर प्रधानमंत्री को घेरा जाए और बीजेपी सरकार को घेरा जाए। आज का मुद्दा केवल यहाँ पर अविश्वास प्रस्ताव को जानकारी देने का नहीं है, बल्कि ये बताने की व्यवस्था भी है कि अविश्वास प्रस्ताव को अगर आप लेकर आते हैं तो कौन कौन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। और अगर वास्तव में आप जानते हैं कि आप सरकार का बहुमत नहीं गिरा सकते हैं, तो उसको लाने की जरूरत भी नहीं है। पर चूंकि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में तमाम व्यवस्थाओं को शुरू करते हैं और तमाम रणनीति रहती है। शायद रणनीति के तहत विपक्ष यहाँ पर अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया है। विपक्ष स्वयं इस बात को लेकर बोल चुका है कि अविश्वास प्रस्ताव हम केवल एक उद्देश्य के लेके आए हैं कि अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से यहाँ पर प्रधानमंत्री को संसद में बोलने के लिए मजबूर किया जाए और प्रधानमंत्री मणिपुर हिंसा पर अपनी जवाबदेही तय करें। क्योंकि यहाँ पर केंद्र सरकार की भी जिम्मेदारी उनकी है। अगर मणिपुर में 2 महीने से हिंसा हो रही है, वहाँ पर महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाया गया है, तमाम सैकड़ों वीडियो वहाँ पर वायरल हुए हैं, तो इसका जिम्मेदार वहाँ पर एनबीरेन सरकार भी है, उस साथ साथ केंद्र सरकार भी है। क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा है कि केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह वहाँ पर गए थे और वहाँ पर चर्चा की थी। पर उसकी चर्चाओं के बावजूद अगर वहाँ पर हथियार लूटे गए, 4000 से ज़्यादा हथियार, वहाँ पर अत्याधुनिक हथियार जो कि वहाँ की पुलिस के थे, वो लूट लिए गए। और जिसमें अगर हम बात करें तो डीजीपी के द्वारा भी बयान दिया गया था कि हम सड़क पर एक वो डिब्बा लगाएंगे और वहाँ पर आप हथियार जमा कर सकते हैं, कोई कार्रवाई नहीं होगी। उस दौरान भी कहा गया है कि 1000 से ज़्यादा हथियार लौट कर आ गए हैं। अगर 1000 से ज़्यादा हथियार लौट कर आए हैं तो बाकी 3000 हथियार कहाँ गए, ये भी बड़ा प्रश्न है। तो यहाँ पर केवल अविश्वास प्रस्ताव की बात नहीं, बल्कि यहाँ पर बात हो रही है सत्ता पक्ष की और विपक्ष की, यहाँ पर एक कवायद की, अपने आप को बेहतर दिखाने की और इस मुद्दे पर, मणिपुर हिंसा जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर सरकार को घेरने की। आने वाले समय में 8, 9 और 10 तारीख को क्या कुछ होगा, प्रश्नकाल के बाद अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी। उसके बाद 10 अगस्त को उम्मीद है कि प्रधानमंत्री यहाँ पर अपना जवाब देंगे। पर ये जवाब कितना लाजमी होगा, कितना बेहतर होगा और विपक्ष को कितना रास आएगा और विपक्ष को कितना संतुष्ट करेगा, ये फैसला फिलहाल भविष्य के गर्भ में निहित है। पर एक बात तो स्पष्ट है कि अविश्वास प्रस्ताव को लेकर जो हमारी पुरानी व्यवस्था चली आ रही है, वो स्पष्ट करती है कि अगर आपने मेहनत नहीं की, अगर आपने यहाँ पर अपने आप को स्पष्ट नहीं किया, तो सरकारें गिर भी सकती। पर फिलहाल सरकार गिरने का यहाँ पर कोई डर बीजेपी को नहीं है, क्योंकि बीजेपी के पास खुद की 300 सीटें हैं। अगर एनडीए कुनबे की बात करें तो लगभग 333 सीटें उनके पास है। तो यहाँ पर विश्वास प्रस्ताव पर उन्हें कोई समस्या नहीं है। पर चूंकि यहाँ पर जवाबदेही होगी और जवाबदेही के लिए उनको तैयार रहना चाहिए, क्योंकि विपक्ष यहाँ पर आस लगाए बैठा है और पूरी मजबूती के साथ आप पर अटैक करने के लिए, आप पर काउंटर करने के लिए, आप पर कटाक्ष करने के तैयार बैठा है कि मणिपुर हिंसा पर अब आपको बोलना पड़ेगा, आप पीछे नहीं जा सकते हैं। और शायद ये जिम्मेदारी भी है, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा है कि देश के
प्रधानमंत्री कुर्सी बहुत अहम होती है और प्रधानमंत्री की यही भूमिका थी कि हमने देखा है कि कोरोना के समय में तालियां भी बजाई गई, थालियां भी बजाई गई और दिए भी जलाए गए। उनका अनुसरण करते हुए जनता ने उनकी बात को सुना है। तो अगर जनता आपको अनुसरण कर रही है, जनता आपकी बात का पालन कर रही है, जनता आपको सुन रही है, आपकी बातों को फॉलो कर रही है, आप में एक बेहतर नेतृत्व को देख रही है, तो कहीं ना कहीं आपको फिर वही नेतृत्व, वही व्यवस्था मणिपुर में भी दिखानी चाहिए। क्योंकि अगर मणिपुर देश जल रहा है तो कहीं ना कहीं वो हमारा देश का ही भाग है। और अगर मणिपुर में इस तरह की व्यवस्थाएं छीड़ हो रही हैं तो कहीं ना कहीं वहां पर जिम्मेदारी सरकार की है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट स्वयं इसका संज्ञान ले चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर स्वयं एफआईआर और गिरफ्तारियों पर कटाक्ष किया है। सुप्रीम कोर्ट स्वयं यहाँ पर कह रहा है कि सरकार वहां पर क्या कर रही है। अगर आप समर्थ नहीं है तो हम यहाँ पर कार्रवाई करने के लिए समर्थ है और यहाँ जिम्मेदारी तय होनी चाहिए किसको क्या करना है। अविश्वास प्रस्ताव केवल एक माध्यम है जिसके माध्यम से यहाँ पर विपक्ष लगातार प्रयास करेगा कि यहाँ पर मोदी सरकार जवाबदेही तय करे और बोले कि मणिपुर हिंसा के लिए कौन जिम्मेदार है। पर यहाँ पर जिम्मेदार कौन है ये जनता सब जानती है, इसके लिए किसी अविश्वास प्रस्ताव की आवश्यकता नहीं थी। पर चूंकि विपक्ष चाहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मुद्दे पर बोले, इसलिए लगातार विपक्ष इस अविश्वास प्रस्ताव को लाने का विचार कर रहा था और आखिर में ये अविश्वास प्रस्ताव ला दिया गया। और 8-9 तारीख को इस पर चर्चा होगी और 10 अगस्त को संभावित प्रधानमंत्री इस पर बयान देंगे। अब बयान कितना कारगर रहेगा, मणिपुर हिंसा पे क्या कुछ सामने आएगा और चीजें क्या कुछ अलग होंगी, ये फिलहाल एक बात स्पष्ट है कि आने वाले समय में हमारे भारतीय लोकतंत्र में तमाम चीजें और देखने को मिलेंगी। 28वां ये अविश्वास प्रस्ताव है। इसके पहले 27 अविश्वास प्रस्ताव आ चुके हैं। इंदिरा गांधी के खिलाफ, यहाँ पर सरकार के खिलाफ 15 बार प्रस्ताव आए थे। एक बार प्रस्ताव वाजपेयी सरकार के खिलाफ आ चुका है और ये दूसरी बार है कि अविश्वास प्रस्ताव यहाँ पर मोदी सरकार के खिलाफ आया है। इसके पहले 2018 में आया था, तब स्पष्ट रूप से उन्होंने बहुमत स्पष्ट कर दिया था। इस बार 2023 में आया है। अब सबसे महत्वपूर्ण ये है कि सभी के लिए यहाँ पर एक चुनौती है। चुनौती यहाँ विपक्ष के लिए भी है कि किस तरह यहाँ पर आपको सरकार को घेरना है, क्योंकि यहाँ पर 1963 से जो परंपरा चली है अविश्वास प्रस्ताव की, इसको लेकर अब विपक्ष कितना कारगर होगा और क्या वो स्थिति दोहरा पाएगा जो कभी हमने मोरारजी देसाई की स्थिति में देखी थी। जो पर यहाँ पर वो संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सरकार के पास स्पष्ट बहुमत है। पर अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से जो विपक्ष की एक नीति है, एक जो कवायद है सरकार को घेरने की, वो काबिल तारीफ है। और शायद सरकार को भी अविश्वास प्रस्ताव का इंतजार न करते हुए पहले ही जवाब देना चाहिए था, क्योंकि अगर कोई गलती हुई है तो उसका यहाँ पर समाधान बहुत जरूरी है। अगर किसी चीज को नहीं रोक पा रहे हैं तो उसके लिए निष्कर्ष निकालना बहुत जरूरी है। मिल बांट के निष्कर्ष निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर केवल एक बात नहीं कहनी चाहिए कि मणिपुर को लेकर हमारी संवेदना नहीं जागी है। संवेदना हमारी हमेशा जागी है और संवेदनाओं को ही हिंदुस्तान देश है, भावनाओं का देश है। और भारत में कहीं भी कोई भी राज्य अगर वहां पर कोई गलत होगा, हिंसा होगी, तो उसका जो असर है वो पूरे देश पे पड़ेगा। और अगर नग्न वीडियो या निर्वस्त्र महिलाओं के वीडियो इस तरह वायरल होंगे तो कहीं ना कहीं हमारी उस सोच को भी यहाँ धक्का लगता नजर आएगा, जिसमें हम कहते हैं कि हम महिलाओं की पूजा करते हैं, हम कन्याओं की पूजा करते हैं, मातृ शक्ति मानते हैं, हमेशा उनका अनुसरण करते हैं। तो अनुसरण के साथ साथ यहाँ पर भावना भी समझिए और कम से कम अविश्वास प्रस्ताव के पहले एक नीति और बनानी पड़ेगी कि कम से कम मणिपुर की हिंसा को रोकने के लिए कुछ सार्थक प्रयास किए जाने चाहिए। केवल यहाँ पर राजनीति नहीं बल्कि बेहतर नीति की तुलना होनी चाहिए। वो नीति कौन सी लानी पड़ेगी जिस तरह से आने वाले समय में हमारे देश के इन राज्यों में इस तरह की नीतियां, इस तरह के वीडियो वायरल ना हो सके। हमारा देश विश्व का सबसे अच्छा लोकतंत्र है और लोकतंत्र की खूबसूरती यहाँ पर मजबूत विपक्ष की है तो मजबूत सत्ता पक्ष की है। पर खूबसूरती को निभाना भी आम जनता के लिए बहुत जरूरी है। अविश्वास प्रस्ताव कितना यहाँ पर कारगर होगा, क्या कुछ अलग होगा, वो आने वाला समय बताएगा। पर इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं ही उम्मीद करूंगा कि प्रस्ताव आते रहेंगे, सरकार बहुमत सिद्ध करती रहेगी, पर जनता के मुद्दों को बात करते रहिए और कम से कम हिंसा को रोकने के लिए कुछ सार्थक कदम उठाइए। जवाबदेही बाद में तय होती रहेगी, पहले जान बचाइए। जो 150 से ज्यादा जाने गई हैं उसका जिम्मेदार कौन है, ये भी प्रश्न पूछना पड़ेगा। और जो निर्वस्त्र महिलाओं को वीडियो वायरल किए हैं वो भी पूछना पड़ेगा। और सैकड़ों वीडियो वायरल हुए हैं एन बिरेन सरकार होने के बावजूद, वो भी पूछना पड़ेगा। और अगर हथियार लूट रहे गए हैं तो वो भी पूछना पड़ेगा। और यहाँ पर राजा को और प्रधानमंत्री को सारे प्रश्नों का जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि देश ने आपको अपनी कमान सौंपी है और कमान सौंपने के साथ आपको जिम्मेदारी सौंपी है अपने देश की, चाहे वो राज्य कोई भी हो, चाहे प्रदेश कोई भी हो, और चाहे जिला कोई भी हो, और चाहे जमीन कोई भी हो, सबकी जिम्मेदारी आपकी है और जवाबदेही आपकी है। अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से यहाँ पर तमाम चर्चाएं हमने देखी है और केवल यही उम्मीद करेंगे कि 8, 9 और 10 अगस्त को कुछ बेहतर यहाँ पर पहल होगी और शायद संवेदनाओं से और भावनाओं से भरा एक संदेश देश को मिलेगा। तो आज की चर्चा में इतना ही।
अगली बार फिर किसी नए मुद्दे के साथ, किसी नए मसौदे के साथ, मसले के साथ होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे इजाजत, नमस्कार।